नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा मोबाइल ऐप खरीदने में और अपनी कंपनी के 500 कर्मचारियों के लिए एक नया सॉफ्टवेयर खरीदने में कितना बड़ा फर्क हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प दुनिया की बात करेंगे और इन बड़े-बड़े आइडियाज को एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। और यही वो सवाल है जो हमें खरीदारी की इन दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को समझने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितनी अलग हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये संगठनात्मक खरीदार आखिर होता कौन है। फिर हम देखेंगे कि ये हम जैसे आम ग्राहकों से कैसे अलग हैं। उनकी पूरी डिसीजन लेने की जर्नी क्या होती है और असल में कंपनियां खरीदारी करती कैसे हैं। कुछ दिलचस्प तरीकों पर भी नजर डालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर को। ये संगठनात्मक खरीदार हैं कौन? तो देखिए, सीधी सी बात है, ये वो लोग या ग्रुप्स हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी के लिए सामान खरीदते हैं। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक कार बनाने वाली फैक्ट्री का मैनेजर जो टायर खरीद रहा है, वो उन टायरों को अपनी पर्सनल गाड़ी में नहीं लगाएगा। नहीं, वो उन्हें इसलिए खरीद रहा है ताकि उन पर नई कारें बन सकें जिन्हें कंपनी बाजार में बेचकर मुनाफा कमाए। और बस यही है सबसे बड़ा फर्क। इनका मकसद अपनी खुशी नहीं बल्कि अपनी कंपनी की कामयाबी है। और हाँ, ये कोई एक तरह के खरीदार नहीं होते। इनमें औद्योगिक खरीदार आते हैं, जैसे कोई फोन बनाने वाली कंपनी जो कैमरा सेंसर खरीद रही है। फिर आते हैं थोक और खुदरा विक्रेता, जैसे हमारा लोकल सुपरमार्केट जो किसानों से सब्जियां खरीदकर हमें बेचता है। इसमें सरकारें भी शामिल हैं जो सड़कें बनाने के लिए सीमेंट खरीदती हैं, और संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज जो अपने स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं। ये सभी संगठनात्मक खरीदार हैं। चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ कंपनी का खरीदार और दूसरी तरफ हम जैसे आम ग्राहक। यह अंतर बिल्कुल साफ है। हम जैसे आम ग्राहक करोड़ों में हैं लेकिन छोटी छोटी शॉपिंग करते हैं। दूसरी तरफ संगठनात्मक खरीदार गिनती में तो कम होते हैं, पर उनका एक एक ऑर्डर हजारों लाखों का होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है मांग का फर्क। देखिए, हमारी मांग तो सीधी सादी है। हमें कॉफी पीनी है, हम कॉफी खरीद लेते हैं। लेकिन एक कैफे की मांग डेराइव्ड होती है, मतलब वो किसी और चीज से निकली है। वो कैफे कॉफी बीन्स इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसे बीन्स अच्छे लगते हैं, बल्कि इसलिए खरीद रहा है क्योंकि हम जैसे ग्राहक उससे कॉफी की मांग कर रहे हैं। असल में हमारी मांग ही उनकी मांग को जन्म देती है। और बात जब प्रोसेस की आती है तो फर्क और भी बड़ा हो जाता है। जब हम कोई फोन खरीदते हैं तो वो हमारा पर्सनल फैसला होता है। शायद हम दोस्तों से पूछ लें, पर आखिर में पसंद हमारी होती है। लेकिन जब कोई कंपनी 500 कंप्यूटर खरीदती है तो ये एक टीम का फैसला होता है। इसमें आईटी डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस वाले भी होंगे और मैनेजमेंट तो होगा ही। ये कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक पूरी समिति का सोचा समझा रणनीतिक निर्णय है। तो ये जो इतना फॉर्मल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये असल में दिखता कैसा है? क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? ये पूरी प्रक्रिया कोई अचानक से की गई शॉपिंग नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है समस्या को पहचानने से। हमारी टीम एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रही है। फिर तय होता है कि उन्हें क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। फिर अच्छे सप्लाईज ढूंढे जाते हैं, उनसे प्रस्ताव मंगाए जाते हैं, उनका विश्लेषण होता है, तब जाकर किसी एक को चुना जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। खरीदने के बाद भी ये देखा जाता है कि वो चीज़ सही से काम कर रही है या नहीं। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। और याद रखें, इस पूरी यात्रा पर कोई एक अकेला इंसान नहीं होता। इसमें एक पूरी टीम शामिल होती है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग यूनिट या शॉर्ट में डीएमयू कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कुछ बेच रहा है तो उसे सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस टीम में बैठे इंजीनियर, फाइनेंस मैनेजर और उस चीज को इस्तेमाल करने वाले असली यूजर, सबकी जरूरतों और चिंताओं को समझना और उन्हें संबोधित करना होगा। तो ये तो हो गए फॉर्मल स्टेप्स, लेकिन इनके अलावा भी कुछ खास पैटर्न हैं, कुछ अलिखित नियम हैं जो बताते हैं कि ये संगठन असल में खरीदारी करते कैसे हैं। पहली चीज है औपचारिकता। यहाँ लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं, इसलिए हर चीज का लिखित में होना बहुत जरूरी है। प्रस्ताव, कोटेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता और जवाबदेही तय करने का एक तरीका है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और जाहिर है, जहां इतना बड़ा पैसा लगा हो वहां बातचीत भी लंबी और गहरी होती है। और ये सिर्फ कीमत कम करवाने के बारे में नहीं होता। इसमें डिलीवरी का समय, वारंटी, सर्विस की शर्तें, हर एक छोटी बड़ी बात पर विस्तार से चर्चा होती है। हर पहलू पर मोलभाव होता है। एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसे पारस्परिकता कहते हैं। ये एक तरह का समझौता है। मैं आपसे खरीदूंगा बशर्ते आप भी मुझसे खरीदें।
जैसे एक टायर कंपनी एक कार बनाने वाली कंपनी को टायर बेच सकती है और बदले में अपनी कंपनी के इस्तेमाल के लिए उसी कार कंपनी से गाड़ियां खरीद सकती है। ये एक तरह का लेन देन है जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है। तो इन दो अलग अलग दुनियाओं को इतना समझने के बाद सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? इसका निचोड़ क्या है? तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। किसी संगठन को कुछ बेचना व्यक्तिगत संतुष्टि के बारे में है ही नहीं, ये कंपनी के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में है। ये किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पूरी समिति को अपनी बात समझाने के बारे में है। और ये एक बार का सौदा नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी बनाने के बारे में है। तो आखिर में पूरा मामला इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या कोई सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहा है या वो एक पूरी समिति को उनकी समस्या का एक समाधान बेच रहा है? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इसी फर्क को समझना ही इस दुनिया में सफलता की असली कुंजी है।